Namaste. I welcome you all in our today's live discussion on regulation of banking business, Unit 3.4 of our subject BRBL. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन आपको अगर कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। जैसे आपको अवगत है, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ फोर्थ सेशन ऑन दिस यूनिट। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले 3 सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो उनका रिकॉर्डेड वर्जन एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि इसके वजह से आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। So firstly, we will discuss about the reserve fund. What is the meaning of reserve fund and how it is to be created? बैंकिंग रेगुलेशंस में रिजर्व फंड किस तरह से क्रिएट किया जाता है? सो एवरी बैंकिंग कंपनी incorporated in India, this is very important. Every banking company incorporated in India has to create a reserve fund under section 17(1) of the Banking Regulation Act out of the profit as shown in their profit and loss account prepared under section 29 of the act. एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जो इंडिया की बैंक है, इंडियन बैंक्स जो है, इंडिया में जो बैंक्स इनकॉर्पोरेट हुई है उनके लिए सेक्शन 17(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक उनको क्रिएट रिजर्व करना पड़ेगा। रिजर्व कहाँ से क्रिएट करेंगे? जो उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ उस प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट they have to keep it as a reserve fund. So for that purpose, how much amount is to be kept? So RBI wide is circular dated 23rd September 2000 instructed that all scheduled commercial banks, again it is very important, all scheduled commercial banks excluding foreign banks, because banks incorporated in India only this section is applicable. So all scheduled commercial banks incorporated in India, ऑपरेटिंग इन इंडिया, इंडिया में इनकॉर्पोरेट भी हुए, इंडिया में ऑपरेट भी कर रहे हैं, शुड मैंडेटरीली कंपल्सरीली ट्रांसफर नॉट लेस देन 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन टू द रिजर्व फंड with effect from the year March ending March 2001. सो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं अपना जो प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, जो नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, 25% से कम अमाउंट वो रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स उनको मिनिमम 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो है वो उनको रिजर्व फंड में मैंडेटरीली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दैट इज़ द मिनिमम अमाउंट। उससे अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन 25% से कम अमाउंट वो नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट जो नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है उस अमाउंट का कम से कम 25% प्रॉफिट उनको मैंडेटरीली रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दैट इज़ द लेमैन्स लैंग्वेज वी कैन से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर पूछा जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई एग्जम्पशंस भी परमिटेड हैं। किनको एग्जम्पशंस हम दे सकते हैं? इफ़ एनी बैंकिंग कंपनी हैज़ एन adequate paid up capital and reserves in relation to its deposit liabilities, the RBI may recommend to the Government of India for exemption from the requirement of transfer of profit to reserve funds. तो ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड और विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एक्सक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स। लेकिन अगर कोई बैंक के अपने रिजर्व पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एडिक्यूट है, सफिशिएंट है कंपेयर टू देयर डिपॉजिट्स, तो अगर उनको लगता है कि आरबीआई को लगता है कि यस देयर कैपिटल इज सफिशिएंट, इन दैट केस
आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती हैं कि वो पर्टिकुलर बैंक को तीसरा ट्रांसफर टू रिजर्व फंड का जो क्राइटेरिया है उससे एग्जम्पशन दे सकते हैं. सो आरबीआई इज द रिकमेंडिंग अथॉरिटी इन दैट and central government has to give the approval for the recommendation given by RBI, then only then particular bank will be exempted from this section. Then the government may pass an order exempting the banking company from section 17(1) for such a period as may be specified in the order. एंड देन कितने पीरियड के लिए एग्जाम्शन देना है उसके लिए भी गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, सो दैट एग्जाम्शन विल बी वैलिड फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड. तो ऑर्डर में मेंशन करेंगे वेदर दिस एग्जाम्शन इज परमिटेड फॉर 5 years, देन 5 साल के लिए वो एग्जाम्शन वैलिड है. If it is exemption is permitted permanently, then bank is exempted. So that call has to be taken by the government and government को उसके बारे में अपने order में specifically mention करना पड़ेगा. However, no such order shall be made unless the amount already in the reserve fund together with the amount of the share premium account is not less than the paid up capital of the banking company. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? बैंक का जो पेडअप कैपिटल है, बैंक का जो पेडअप कैपिटल है एंड बैंक में जो रिजर्व फंड में जो अमाउंट पड़ा हुआ है, तो रिजर्व फंड की अमाउंट जो है वो पेडअप कैपिटल से कम नहीं होनी चाहिए. अगर वो नहीं होनी चाहते मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू और मोर देन दैट ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक, देन गवर्नमेंट कैन अलाउ और गवर्नमेंट कैन कंसिडर द रिक्वेस्ट ऑफ द बैंक फॉर गिविंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 17(1). So no such order shall be made unless the amount already in the reserve fund together with the amount of share premium account. तो रिजर्व फंड, नॉट ओनली रिजर्व फंड, इसमें हम शेयर प्रीमियम की में जो बैलेंस पड़ा होगा वो भी कंसीडर कर सकते हैं. वो अमाउंट जो है वो बैंक के पेडअप कैपिटल से कम नहीं होनी चाहिए. दैट क्राइटेरिया दे हैव टू मिटिगेट. अप्रोप्रिएशन फ्रॉम रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो रिजर्व फंड में या शेयर प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होगा उसका अप्रोप्रिएट करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेना है. So as per 17(1), amount is to be transferred to reserve fund. As per section 17(2), as per section 17(2) of the Banking Regulation Act, appropriation of any amount from the reserve fund or share premium account has to be reported to the Reserve Bank within 21 days of such appropriation. तो अगर बैंक अपने रिजर्व फंड से कोई फंड यूटिलाइज करती है, अपने शेयर प्रीमियम अकाउंट से अगर कोई अमाउंट यूटिलाइज करती है, तो जिस दिन उन्होंने उस अमाउंट को यूटिलाइज किया है उस दिन से 21 दिन के अंदर आरबीआई को उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 17(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. So appropriation from reserve fund or share from premium account, as per section 17(2) of Banking Regulation Act, appropriation of any amount from the reserve fund or the share premium account has to be reported to the Reserve Bank within 21 days of such appropriation. Again, it is very important thing from our examination point of view. These rules are applicable for banks incorporated in India. Then what about the foreign banks? In case of foreign banks, instead of creating a reserve fund under section 17(1), section 11(2) of the act advised them to deposit and keep deposited with RBI an amount calculated at 20% of the profit for each year in respect of all the business transacted through their branches in India. तो डोमेस्टिक बैंक के लिए, बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया के लिए सेक्शन 17(1) इज एप्लीकेबल, वेर एज इन फॉरेन बैंक सेक्शन 11(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज एप्लीकेबल. एज पर दिस एक्ट, फॉरेन बैंक्स का जो इंडिया का जो टोटल प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका 20% अमाउंट उनको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना जरूरी है.
तो जो बिजनेस इंडिया में होगा उसी का 20% करना है. दैट इज द थिंग व्हाट वी हैव टू कीप इट इन माइंड. आई एम रीडिंग इट अगेन. As per section 11(2) of the act, advise the foreign banks to deposit and keep deposited with Reserve Bank of India an amount calculated at कितना amount calculate करना है at 20% of the profit for each year. हर साल का 20% profit रखना है रिजर्व फंड में in respect of all the business transacted through their branches in India. जो इंडिया में बिजनेस होगा और उससे जो प्रॉफिट आ जाएगा उसके 20% अमाउंट उनको रखना है. दिस इज एज पर सेक्शन 11(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. Section 11(2)(a) also provides for exemption by the central government on the recommendations of the RBI. In foreign banks also RBI के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एग्जम्पशन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं. किनको दे सकते हैं? वेयर द डिपॉजिट्स ऑलरेडी मेड are considered adequate in are considered sufficient in relation to the deposit liabilities of the banking company. यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है कि रिजर्व बैंक को हो या गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि कंसिडरिंग देयर डिपॉजिट लाइबिलिटी whatever amount that is lying in reserve fund is adequate, is sufficient, then only they will allow exemption under section 11(2)(a) of the act. That we are discussing about the reserve fund. अभी हम बात करेंगे कैश रिजर्व के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व. So every banking company which is a scheduled bank has a duty to maintain cash reserve with the Reserve Bank of India under section 42 of the Reserve Bank of India Act. See the difference. यहाँ कैश रिजर्व के लिए हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रेफर नहीं करना है, तो हमें आरबीआई एक्ट के मुताबिक बिहेव करना है. Because cash reserve is followed as per section 42 of the RBI Act. हर एक बैंकिंग कंपनी को, हर एक शेड्यूल बैंक को कैश रिजर्व मेंटेन करना है. एंड इन केस ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक्स, section 18 of the banking regulation act provides for maintenance of the cash reserve. It means scheduled bank के लिए RBI act is applicable. In case of non-scheduled bank, banking regulation act is applicable. Section 18 of the banking regulation act is applicable to non-scheduled banks. ये जो डिफरेंस है ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर हमें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा देन वी शुड नॉट गेट आवर सेल्फ कंफ्यूज. We should have clear cut thing in mind that in case of scheduled bank, section 42 of RBI act is applicable, whereas in case of non scheduled bank, section 18 of the banking regulation act is applicable. Reserve can be in order to secure monetary stability in the country. it the reserve can determine the cash reserve ratio for scheduled bank without any ceiling or floor rate as against the statutory minimum of 3% earlier. Reserve Bank, in order to secure a monetary stability in the country, determine the CRR for scheduled banks without any ceiling or floor rate as against the statutory minimum of 3% earlier. And the liabilities that are considered are total demand and time liabilities, and for this purpose it do not include paid up capital and reserves and any credit balance in the profit and loss account. So CRR जो कैलकुलेट करना है वो टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के ऊपर काउंट करना है, कैलकुलेट करना है. लेकिन उसमें हमने पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स वॉट एवर मे बी द प्रॉफिट दैट हैज बीन reflecting in the profit reserve, that is not to be considered. So all liabilities, all demand and time liabilities are to be considered, and for that purpose paid up capital and reserves and surplus are not to be considered for calculating the cash reserve ratio applicable for any bank.
Every scheduled bank, small finance bank, and payment bank shall maintain a minimum CRR of not less than 90% of the required CRR on all days during the reporting fortnight. क्या कह रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग फोर्टनाइट का सीआरआर बनता है उसमें जो डेली बेसिस पे जो सीआरआर होगा वो डेली बेसिस पे जो सीआरआर कैलकुलेट होगा उनका कम से कम 90% सीआरआर के तौर पे रखना चाहिए. दैट इज एप्लीकेबल ऑन डेली बेसिस. नाउ it means bank wants that the CRR should be at least 90% of every day's closing entitlement of closing amount entitled for CRR. So every scheduled bank, small finance bank and payment bank shall maintain minimum CRR of not less than 90% of the required CRR. उस दिन के लिए जो required CRR है उससे 90% से कम CRR नहीं होना चाहिए. कम से कम 90% CRR उस दिन आरबीआई के पास होना चाहिए. एंड जो गैप अगर कोई रहता है सीआरआर दैट कैन बी एडजस्टेड ड्यूरिंग फोर्टनाइट. But minimum 90% of the required CRR should be there on all the days in such a manner that the average of CRR maintained by daily shall not be less than the CRR prescribed by the RIA Reserve Bank of India. एंड इस तरह से रखना है कि जब वो 15 दिन का एवरेज सीआरआर अमाउंट अवेलेबल इन दैट फंड अकाउंट कैलकुलेट करेंगे तो जो सीआरआर मेंटेन करना है उससे एवरेज बेसिस पे कम नहीं होना चाहिए. इट मीन्स अगर एक दिन आप अगर कोई बैंक का रिक्वायर्ड सीआरआर का अगर 91% हो जाता है सेकंड डे में 95% डे बन जाता है तो उनको ये किस तरह से कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. ऑन सम डे दे हैव टू मेंटेन इट फॉर 101%, 105%, 110% लाइक दिस, ताकि ड्यूरिंग फोर्टनाइट का जब एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज सीआरआर होना चाहिए प्लस पर डे सीआरआर 90% से कम नहीं होना चाहिए. These two conditions they have to mitigate. अगर इस तरह से CRR मेंटेन नहीं करेंगे then what will be the penalty? When the balance maintained by any scheduled bank falls below the stipulated minimum, presently 90% of the stipulated requirement, such bank shall be liable to pay a penal interest to the Reserve Bank. So जो डेली 90% रखना है मिनिमम एलिजिबल अमाउंट ऑफ सीआरआर अगर वो नहीं रखते हैं तो आरबीआई पेनल्टी चार्ज करेगी. अभी किस तरह से पेनल्टी चार्ज करेगी? ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट में व्हाट विल बी द पेनल्टी? ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट द पेनल इंटरेस्ट शैड बी 3% अबव द बैंक रेट. फर्स्ट फोर्टनाइट में अगर जब वो मिनिमम 90% ऑन डेली बेसिस अगर नहीं रखते हैं तो फर्स्ट फोर्टनाइट में बैंक रेट प्लस 3% के हिसाब से पेनल इंटरेस्ट रिकवर करेंगे. इफ द शॉर्टेज कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट फोर्टनाइट, अगर सेकंड फोर्टनाइट में भी इसी तरह से शॉर्टेज कंटिन्यू किया, इन दैट केस द पेनल इंटरेस्ट शैल इंक्रीज टू 5% अबो बैंक रेट. इट मीन्स फर्स्ट फोर्टनाइट में बैंक रेट प्लस 3%, सेकंड फोर्टनाइट में दिस विल इंक्रीज टू बैंक रेट प्लस 5%. पेनल्टी और स्ट्रिंजेंट हो जाएगी और स्ट्रिक्ट हो जाएगी. एंड वेयर द शॉर्टफॉल स्टिल परसिस्ट, अगर फिर भी सेकंड फोर्टनाइट में भी अगर पेनल्टी लगती है एंड अगर वो थर्ड फोर्टनाइट में भी कंटिन्यू हो जाती है, वेयर द शॉर्टफॉल स्टिल परसिस्ट इन द थर्ड फोर्टनाइट, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द बैंक who is knowingly or willfully a party thereto shall be punishable with a fine. थर्ड फोर्टनाइट में क्या होगा? जो डायरेक्टर होगा, कंसर्न रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर होगा या रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होगा या बैंक का जो सेक्रेटरी होगा, जिनको इसके बारे में आइडिया होगा फिर भी वो शॉर्टफॉल अगर मेंटेन रखते हैं, हु आर मेंटेनिंग दिस शॉर्टफॉल नोइंगली एंड विलफुली, उनको इंडिविजुअल लेवल पे भी फाइन लगेगा. Now we are coming to the statutory liquidity ratio. So हर एक बैंक को they have to maintain certain part amount of their certain percentage of their time and demand liabilities in the way by way of cash reserve ratio and statutory liquidity ratio.
हमने सीआरआर के बारे में तो अभी डिटेल में डिस्कशन किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी एसएलआर, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. हम उसको एसएलआर करके ही पहचानते हैं. Every banking company has a duty to maintain a certain percentage of their net demand and time liabilities as assets in India under Section 24 of Banking Regulation Act in the form and manner specified by Reserve Bank by notification in their official gazette. एज पर सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जितना परसेंटेज ऑफ एसएलआर डिक्लेयर किया हुआ है कंपलसरी है, उतना अमाउंट बैंक्स को सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज इंडियन एसेट्स में, इंडिया के स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है. The Banking Regulation Ordinance 2007, Amendment Ordinance 2007, amended the provision of Section 24, omitting subsection 1 and 2 of the Section 24, which provided for a statutory minimum requirement of 25%. Earlier, Earlier, as per section 1 and subsection 2 of the section 24, it means subsection 1 and subsection 2 of section 24 was advising the banks to maintain the minimum statutory requirement, statutory liquidity ratio of to maintain a statutory liquidity ratio at 20 minimum 25% of their total demand and time liability. लेकिन 2007 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये कंडीशन को रिमूव कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है. So now there is no minimum, there is no condition for a minimum requirement of 25%. And the penalty for not maintaining the minimum level of SRR is as same as that of the cash reserve ratio. In the first fortnight, it is bank rate plus 3%. In the second fortnight, it is bank rate plus 5%. And in the third fortnight, concerned officer may be fined. The next session is we will discuss about the assets in India. हर एक बैंक को उनका जो एसेट जनरेशन जो करना है, व्हाट इज द बैंक्स प्रोसीजर? दे आर रेजिंग द फंड्स बाय वे ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द इंडियन कस्टमर्स. सो वट एवर में और एनी कस्टमर्स, इट मे बी इंडियन कस्टमर्स, इट मे बी एनआरआई कस्टमर, जो भी कस्टमर से वो डिपॉजिट जनरेट करते हैं, दैट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन टू द मार्केट. दैट इज बैंक इज क्रिएटिंग assets out of their liability. So as per section 25 of the Banking Regulation Act 1949, the assets in India of every banking company at the close of the business on the last Friday of every quarter or preceding day if the Friday is a holiday shall not be less than 75% of its demand and total liabilities in India. सो बैंक की जो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होगी उसमें से कम 75% अमाउंट जो है वो इंडियन एसेट्स में इन्वेस्ट होने चाहिए. लेमैन्स लैंग्वेज में या इन सिंपल लैंग्वेज में हमें ये ध्यान में रखना है कि हर एक बैंक को उनकी जो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसके कम से कम 75%. इट शैल नॉट बी लेस देन 75%. इट मीन्स मिनिमम 75% ऑफ द अमाउंट जो है वो एसेट्स इन इंडिया या इंडियन एसेट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए एज पर सेक्शन 25 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. This provision of section 25 is meant to ensure that the resources mobilized by banks operating in India, especially the foreign banks, are largely invested within the country. क्या कहना है उनका? What is the purpose of this? Why banks are compelled to invest 75% amount of their by in assets in India? ताकि whatever may be the deposit that has been raised by the bank in India will be utilized for generating the assets in India only. So इंडिया के जो फंड जनरेट हुए हैं वो इंडिया में ही इन्वेस्ट हो जाएंगे, because banking industry is acting for the development or growth of economy that will happen when the whatever may be the deposit or funds that has been generated by bank that are invested in India only.
The provision of Section 25 is meant to ensure that the resources mobilized by banks operating in India, especially the foreign banks, are largely invested within the country. एंड कौन से फॉर्म में एसेट्स होंगे? द एसेट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. Assets in India also include export bills drawn in India, import bills drawn on India and payable on India, and expressed in currencies approved by the RBI for this purpose. तो ये तो इंडिया में इंडिया के एसेट्स माने ही जाएंगे कि जो कैश इंडिया उन बैंक्स के पास कैश है या गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड है या अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, इट मीन्स इट इंक्लूड्स. इन एडिशन टू दैट, जो एक्सपोर्ट्स बिल ड्रॉन इन है एंड इम्पोर्ट बिल्स ड्रॉन ऑन एंड पेएबल इन इंडिया जो है, उनको भी एसेट इन इंडिया करके कंसिडर किया जाता है. Such bills and securities approved by RBI in this BF are treated as assets in India even if these assets were held outside India. The paid-up capital, reserves and any credit balance in profit and loss account for banking company shall not be treated as liabilities for this purpose. तो जब इंडिया में वो 75% ऑफ द एसेट्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया ये क्लास कंसिडर किया जाता है, उसके लिए जो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज कंसिडर करते हैं उसमें पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर होगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाता है बिकॉज दीज आर द बैंक्स ओन रिसोर्सेज. सो आज जो हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अभी मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है. जैसे आपको अवगत है कि हम जेआईबी हो या सीआईबी, उनके सभी पेपर्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं. क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका रिप्लाई कंफर्टेबली दे पाएंगे, आसानी से दे पाएंगे. इसी के साथ साथ हम रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराते हैं जिसकी वजह से आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका स्पीड बढ़ता है एंड आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है जो आपको एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में बहुत हेल्प कर सकती है. इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी पे लेक्चर्स में या सभी क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपके डिसिप्लिन वे में पढ़ाई हो जाएगी जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकती है. साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके साथ साथ वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे. नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं एंड आप अगर आंसर के साथ कंफर्टेबल हो तो आपका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर कन्वे कीजिए ताकि आपका उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. So what is the first question? So according to RBI circular dated 23rd September 2000, what percentage of net profit should scheduled commercial banks transfer to reserve fund? शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट का कितना परसेंटेज रिजर्व बैंक को ट्रांसफ़र करेंगी? तो रिजर्व शेड्यूल बैंक्स को जो है अपना जो प्रॉफिट है उसका 25% अमाउंट उनको रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना है एज पर आरबीआई सर्कुलर डेटेड 23rd September 2000. So D is the correct answer for our question. It is a very clear question. It is an objective question. So no needed for us to discuss in detail because we have already discussed in detail in the concerned slide. Under what condition a banking company can be exempted from transferring the profit to reserve fund?
कौन से कंडीशन में बैंक को उनका जो प्रॉफिट है रिजर्व फंड को ट्रांसफर करने से एग्जाम्शन दिया जाता है। कि जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये व्यू से एग्री होती है कि उस बैंक का जो पेडअप कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का जो अमाउंट है दैट इज sufficient, that is adequate, the amount lying in the reserve fund is adequate, in that case they are permitting them. So adequate paid up capital and reserves, no outstanding loan, profit below a certain threshold, and no exemption is allowed. So A is the correct answer for our question. What is the reporting time available for appropriation from the reserve fund or share premium account? अगर कोई बैंक रिजर्व फंड से या शेयर प्रीमियम फंड से अगर कोई अमाउंट अप्रोप्रिएट करती है तो उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम कितना है? तो जब कोई भी बैंक अपने शेयर फंड से है, शेयर प्रीमियम अकाउंट से या रिजर्व फंड से कोई अमाउंट अप्रोप्रिएट करती है, कोई अमाउंट डेबिट करती है, इन दैट केस दे हैव टू इन्फॉर्म अबाउट इट टू आरबीआई विद इन अ पीरियड ऑफ 21 days from the date of appropriation. So B is the correct answer for our question. What is the penalty? What is the penalty for scheduled banks if the balance maintained falls below the stipulated minimum CRR? अगर कोई बैंक का मिनिमम सीआरआर लेवल जो है उससे नीचे अगर बैलेंस चला जाता है तो इन दैट केस क्या पेनल्टी है? सो पेनल्टी क्या है? रिजर्व बैंक जो है पेनल इंटरेस्ट लगाती है। इन फर्स्ट फोर्टनाइट it is BR plus 3%. In second fortnight, it is BR plus 5%. And if continues or if it persists in next third fortnight, in that case, the concerned director or manager or secretary of the bank will be fined personally. So C is the correct answer for our question. What is the minimum percentage of net demand and time liabilities that banking companies are required to maintain as assets in India? बैंकिंग कंपनी को उनका जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कितने कम से कम कितने परसेंटेज अमाउंट इन एसेट्स इन इंडिया में इन्वेस्ट करना जरूरी है, एसेट्स इन इंडिया के फॉर्म में रखना जरूरी है? So they have to maintain minimum 75% of the amount of net time and demand liability in the form of assets in India. What is the amendment in Banking Regulation Ordinance Rule 2007 by omitting subsection 1 and 2 of section 24 of Banking Regulation Act? 2007 में जो बैंकिंग रेगुलेशन में अमेंडमेंट हुआ है उसमें सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 एंड 2 में क्या अमेंडमेंट हुआ है? तो उसके पहले जो कंडीशन था कि मिनिमम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो मिनिमम 25% हुआ है उस कंडीशन को चेंज किया गया। तो स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 25% जो था दैट हैज बीन चेंज। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। When must banking companies ensure that their assets in India are not less than 75% of their demand and time liabilities? सो डिमांड एंड लाइबिलिटीज के कोई भी कम बैंक के अपने एसेट्स इन इंडिया जो है वो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज से 75% से कम नहीं है। ये हर एक बैंक को कब कंफर्म करना है? तो हर एक बैंक को जो हर एक क्वार्टर का लास्ट फ्राइडे होगा, एंड अगर फ्राइडे इज अ हॉलीडे और नॉट वर्किंग डे, इन दैट केस preceding day of that particular Friday, they have to confirm that their assets in India are not less than 75% of their demand and time liability. So in this case, because we have discussed it in detail, there is no need for me to discuss about the other options available. So B is the correct answer for our question. What is the purpose of section 25 of the Banking Regulation Act? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 25 का क्या पर्पज है? टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू एंश्योर एसेट मोबिलाइज बाय बैंक्स आर लार्जली इन्वेस्टेड विद इन द कंट्री, टू रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट एंड टू इनकरेज ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन। यस, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सेक्शन 25 का पर्पस यही है कि जो भी लाइबिलिटीज इंडिया में जनरेट हो गई है
वो जो अमाउंट है, वो जो रिसोर्सेस है, दैट विल बी यूटिलाइज इन इंडिया ओनली. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आज जो हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट होंगे एंड वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे जैसे आप करने वाले हो. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी एंड टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन मिस आउट नहीं करेंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देखते हो एंड तभी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई क्वेरी हो, तो आपका क्वेश्चन या आपकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे हमें कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट पॉजिटिवली. And with this, we will conclude our discussion for a day with a request for you to participate it regularly in all our classes, so that you will have disciplined study which will help you to secure good marks in the examination. So I wish you all the best and thank you very much.